गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर आप सभी स्टूडेंट्स का R5GA क्लासेस में स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसी कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड कैसे निकालते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहली बात, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड क्या होता है। क्षेत्रफल, किसी भी पिंड का संपूर्ण क्षेत्रफल जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे सेंट्रॉइड बोलते हैं, और किसी भी पिंड का संपूर्ण भार जिस बिंदु पर केंद्रित होता है उसे उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। आगे बात समझ में। अच्छा, जो बातें हमको ध्यान देने वाली हैं उन दो बातों को एक बार हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात क्या, किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या किसी भी प्लेन का सेंट्रॉइड जरूरी नहीं है कि उस प्लेन या पिंड पर ही स्थित हो। आगे बात सुनो, मैं जैसे अगर मैं अभी एक सेक्शन ऐसा लूं, मैं एक रेक्टेंगुलर प्लेन की बात कर रहा हूं जो बीच से खोखला है, जो बीच से कैसा है, खोखला है। हम लोगों ने अभी पढ़ा कि अगर मैं इसमें एक सिमेट्रिकल एक्सिस थ्योरम लगा दूं तो हम लोग जानेंगे कि ऐसे रेक्टेंगुलर प्लेन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो इसके बीचों बीच लाई करेगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसके बीच में से एक एक्सिस वर्टिकल एक्सिस खींच दूं और इसके बीच में से मैं एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस खींच दूं तो ये प्लेन जो है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा, और अगर ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगा तो कंफर्म है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस एक्सिस पर लाई करेगी। सेम उसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि ये सेक्शन जो है, ये प्लेन जो है, ये इस एक्सिस के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिकल है। अगर मैं इसको आधे % मोड़ दूं तो ये कवर कर लेगा ऊपर वाले पोर्शन को। अगर ये ऊपर वाले पोर्शन को कवर कर ले रहा है तो इसका मतलब है कि ये रेक्टेंगुलर सेक्शन, ये रेक्टेंगुलर प्लेन इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। आगे बात सुनिए, और अगर ये इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो कंफर्म है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड इसके इस एक्सिस पर स्थित होगा। और अगर होगा तो हमें किसी ऐसे पॉइंट की बात करनी है, हमें किसी ऐसे बिंदु की बात करनी है जो इस एक्सिस पर भी स्थित हो और इस एक्सिस पर भी स्थित हो। ये केवल कौन सा पॉइंट होगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। और अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा तो इसकी सेंट्रॉइड जो होगी वो ये बिंदु प्राप्त होगी। हम लोग देख सकते हैं कि इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो बीच में से हॉलो है, बीच में से कटा हुआ है, इसकी सेंट्रॉइड इस प्लेन पर ना स्थित होकर के प्लेन के बाहर स्थित है। आगे बात समझ में। ऐसे कई सेक्शन हैं। अगर मैं बात कर लूं यल सेक्शन की, तो अभी हम लोग जब किसी कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना सीखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि जो यल सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो यहां पे इस यल सेक्शन के बाहर होती है। तो ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जहां पर मैं ये चीज सिद्ध कर सकता हूं कि किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या किसी भी एरिया का सेंट्रॉइड जरूरी नहीं है कि उस प्लेन या उस पिंड पर ही स्थित हो, उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड उस प्लेन या पिंड के बाहर भी स्थित हो सकती है। आगे बात समझ में। दूसरा पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट हम लोगों ने देखा कि किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड उस पिंड के या उस प्लेन के बाहर भी स्थित हो सकती है। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड पिंड की आकृति पर डिपेंड करता है, प्लेन की आकृति पर डिपेंड करता है। आगे बात समझ में। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूं एक रेक्टेंगुलर प्लेन की जिसकी विड्थ और हाइट मान लिया हमको h दी गई है और इसकी विड्थ जो है b दी गई है। आगे बात सुन में, एक मैं दूसरे रेक्टेंगुलर प्लेन की बात कर लूं जिसकी हाइट जो है इस h डैश है और h से बड़ी है, और इसकी विड्थ जो है वो b डैश है और b से क्या है, बड़ी। आगे बात सुन में। लेकिन एक चीज इन दोनों में कॉमन है, दोनों का आकार अलग है। मैंने आप लोगों को बताई थी शेप और साइज में डिफरेंस।
शेप क्या होती है और साइज क्या होती है? आकार होता है किसी वस्तु का परिमाप, उसकी लंबाई कितनी है, उसकी चौड़ाई कितनी है, उसका एरिया कितना है, ये सारी चीजें किसी वस्तु के आकार को डिनोट करती है। लेकिन वो वस्तु दिखती कैसी है, उस वस्तु की रूपरेखा कैसी है, उस वस्तु की बनावट कैसी है, वो क्या होती है? शेप, आकृति। यानी यहां पर ये जो प्लेन मैंने लिए हैं, दो प्लेन है, दो अलग अलग प्लेन है, इन दोनों प्लेन का आकार अलग अलग है, इनकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों का जो शेप है वो सेम है। ये भी रेक्टेंगुलर है और ये भी रेक्टेंगुलर है, यानी दोनों की आकृति सेम है। अच्छा, अगर मैं इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालूं या सेंट्रॉइड निकालूं, मैं यहां पर प्लेन बनाया हूं तो मैं सेंट्रॉइड की बात करूंगा। अगर मैं इसका सेंट्रॉइड निकालूं कि ये एकदम से इसके मिड में होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर करके देखा। इसके अलावा अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, किसी कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड को निकालने से पहले हमें कुछ रेगुलर प्लेन, जो जैसे रेक्टेंगुलर हो गया, स्फेरिकल हो गया, इस सर्कुलर हो गया, इस सिलेंड्रिकल हो गया, कुछ रेगुलर सेक्शंस की, कुछ रेगुलर प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हमको क्या करना होता है? याद करना होता है। वो हमारे लिए, जब हम लोग कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालते हैं तो उससे हम लोग को क्या मिल जाती है? थोड़ी सी आसानी हो जाती है। आगे बात सुनिए, तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि किसी भी वस्तु की, किसी भी पिंड की, किसी भी प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड उसके आकृति पर निर्भर करता है। जैसे अगर मैं बात करूं इस रेक्टेंगुलर प्लेन की, तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके बीचों बीच में स्थित होगी। अभी मैं आप लोगों को एक इमेज दिखाऊंगा, उसमें आपको कुछ रेगुलर प्लेन्स के सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई होगी जो आप लोगों को याद करनी होगी। आगे बात समझ में, तो अभी उससे आप लोग देख लेंगे ये b/2 और h/2 पर स्थित होती है, यानी इसके मिड में एकदम से स्थित होती है। इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड इसके मिड में ही स्थित होगी। दोनों के कोऑर्डिनेट अलग अलग हो सकते हैं। ये छोटा है तो इसके कोऑर्डिनेट अलग हो सकते हैं, ये बड़ा है, इसकी विड्थ और हाइट बड़ी है, इस नाते इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कोऑर्डिनेट होगा या सेंट्रॉइड का जो कोऑर्डिनेट होगा वो अलग अलग हो सकता है। लेकिन एक बात कॉमन है कि इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके मिड में स्थित होगी, इसके बीचों बीच स्थित होगी, और इस रेक्टेंगुलर सेक्शन की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड इसके बीच में स्थित। यानी कहने का मतलब मेरा यह है कि किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड उसकी आकृति पर डिपेंड करती है। आगे बात सुनिए, जैसे उसकी हाइट और आकार उसका अलग होगा तो कोऑर्डिनेट अलग होंगे। सेंट्रॉइड या सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट अलग होंगे, लेकिन जो प्रॉपर्टी होगी, जैसे मैंने कहा कि ये मिड में स्थित होगा, अगर दो या दो से अधिक सेक्शंस की आकृति सेम है तो उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी उस पर्टिकुलर प्लेन के लिए क्या होंगी? सेम। जैसे इसके लिए भी मिड में है और इसके लिए भी मिड में। तो ये दो बातें हमको याद रखनी है। पहली कौन सी? हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड होता क्या है। उसके बाद आज मैंने आप लोगों को बताया कि किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड जरूरी नहीं है कि उस पिंड के किसी बिंदु पर ही स्थित हो, वो किसी उस पिंड के बाहर भी स्थित हो सकती है। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बताया कि किसी भी पिंड की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड उसकी आकृति पर डिपेंड करता है। आगे बात सुनने, तो आइए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने के पहले ये मैं कुछ रेगुलर जो प्लेन है उनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी दिखा रहा हूं, ये आप लोग देख लीजिए। जैसे रेक्टेंगुलर प्लेन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं वो कितना दिए गए हैं? b/2 और h/2 पर। इसके बाद अगर मैं बात करूं ट्रायंगुलर सेक्शन की, ट्रायंगुलर प्लेन की, तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी अगर मैं हाइट के फॉर्म में देखूं तो कितना होगा? h/3, और अगर विड्थ के फॉर्म में देखूं तो कितना होगा? b/3। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिए गए हैं। इसकी सहायता से हमें रेगुलर प्लेन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो क्या रखनी है? याद कर लेनी है। आगे बात समझ में, जैसे इसके बाद दिया गया है सर्कल का कितना होता है? r, यानी कि किसी भी सर्कुलर प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी केंद्र होती है।
किसी भी रेगुलर प्लेन यानी सर्कुलर प्लेन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड उसका क्या होता है, उसका सेंट्रॉइड की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होगा, उसका केंद्र होगा। इसी तरीके से अगर किसी अर्धवृत्त की मैं बात करूं तो कितना होता है, r कामा 4r/3π। इसके अलावा अगर मैं किसी चतुर्थ वृत्त की बात करूं, चतुर्थ क्वाड्रेंट सर्कल की मैं बात करूं तो कितना होगा, 4r/3π 4r/3π। इसके बाद जो है अगर मैं बात करूं 3 क्वाड्रेंट सर्कल की, 3/4 वृत्त की, तो उसका कितना होता है, 4r/9π 4r/9। आगे बात सुन में। अब इसके बाद अगर मैं जैसे बात कर लूं किसी समलंब चतुर्भुज के सेंट्रॉइड की, तो वो क्या होगा, a² + b² + ab/3a+b। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2a + b/a + b × h/3। तो ये कुछ रेगुलर प्लेन की सेंट्रॉइड दी गई है और इसी का यूज हमको करना है किसी कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालने में। अगली बात सुनिए। अच्छा एक बात और, इस समलंब चतुर्भुज की सेंट्रॉइड जो दी गई है इसको मैं कंपोजिट सेक्शन के थ्रू भी निकाल सकता हूं। आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि मैं इसको भी निकाल दूं, बाकी आप लोग खुद से कर सकते हो। इसमें एक्चुअल में 2 ट्रायंगल बनेगा और एक बीच में क्या बनेगा, रेक्टेंगल बनेगा। और कंपोजिट सेक्शन की सहायता से मैं इस समलंब चतुर्भुज का क्या कर सकता हूं, सेंट्रॉइड निकाल सकता हूं। आगे बात सुनिए। तो चलिए कुछ ये बेसिक जो क्वाड्रेंट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट जो दिए गए हैं, इसको आपको याद कर लेना है। इसके बाद हम लोग किसी कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं एक यल सेक्शन की, जिसकी विड्थ जो है वो दी गई है 40 mm और जो हाइट दी गई है वो 120 mm दी गई है। इसको हमको कंपोजिट सेक्शन के थ्रू इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या कर लेना है, निकाल लेना है। आगे बात सुनिए। सबसे पहली पॉइंट, इसको निकालने के लिए हम लोग सबसे बेस्ट मेथड जो है आघूर्ण विधि, उसका यूज कर सकते हैं। आघूर्ण विधि में हम लोग क्या करते थे, किसी भी प्लेन की सेंट्रॉइड को निकालने के लिए हम लोग उसके सेक्शन का यानी उसके सेक्शन के एरिया का क्या करते थे, आघूर्ण लेते थे और फिर टोटल एरिया से क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे। वही हम लोग करेंगे इस कंपोजिट सेक्शन में। अगर मैं देखूं तो 2 रेक्टेंगल बनेंगे। मैं मान लिया एक रेक्टेंगल, अगर मैं इसको ऐसे कंप्लीट कर दूं तो एक रेक्टेंगल 40 × 10, आकार कितना होगा, 40 × 10। 40 × 10 का एक सेक्शन हमको ये मिल जाएगा और 10 × 110 का टोटल हाइट कितनी थी, 120, जिसमें से ये 10 माइनस हो गया, कितना हो गया, 110। 110 × 10 की एक दूसरी रेक्टेंगल हमको क्या कर जाएगी, मिल जाएगी। अच्छा एक बात और, हमको करना क्या होगा, जब हमको आघूर्ण लेना होगा, आघूर्ण लेने के लिए हमको दूरी से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। जैसे अगर मुझे एरिया का आघूर्ण चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, मुझे एरिया में उसके दूरी से, अक्ष की दूरी से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। इस दूरी को सदैव पॉजिटिव बनाने के लिए, हमेशा पॉजिटिव बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालना होता है, हम उसको प्रथम चतुर्थांश में रख देते हैं। क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो हम क्या करते हैं, जिस भी कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालना होता है, हम उसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देते हैं, प्रथम चतुर्थांश में रख देते हैं, ताकि जो दूरी हम लोग उस अक्ष से मापें वो सदैव कैसी हो, पॉजिटिव। आगे बात सुनिए। अच्छा अब हम लोग करेंगे क्या, इन दोनों सेक्शन की क्षेत्रफलों का आघूर्ण लेंगे। और आघूर्ण कहां से लेंगे, जब इस कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, तो हम लोग कहां से आघूर्ण लेंगे, y एक्सिस से आघूर्ण लेंगे। और इसी तरीके से जब हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट लेना होगा, तो हम लोग कहां से आघूर्ण ज्ञात करेंगे, x एक्सिस से आघूर्ण लेंगे। आगे बात सुनिए। तो ये दो सेक्शन है, पहले मैं क्या करूं, पहले मैं इन दोनों सेक्शन का A1 और A2 निकाल लूं। एरिया अगर मैं
A1 है, पहले सेक्शन का ये कितना है 40 गुणे 10 यानी कितना हो गया 40। सारी जो दूरी दी गई है वो कितने में दी गई है, mm में दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा mm स्क्वायर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से अगर मैं A2 की बात कर लूं तो A2 क्या हो जाएगा 110 इंटू 10 कितना हो जाएगा 1100 mm स्क्वायर। आगे बात समझ में। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए अक्ष से दूरी निकालनी है। अक्ष से दूरी निकालने इस टोटल एरिया हम लोगों ने अभी कुछ रेगुलर प्लेन की सेंट्रॉइड देखे हैं कि कहां पर लाई करती है। अभी हम लोगों ने जो इमेज देखा उसमें क्या देखा, किसी भी रेगुलर प्लेन की सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट। आगे बात समझ में, तो वो हमें याद रखनी है और उसी का यूज हमको यहां पर कंपोजिट सेक्शन में लगाना है। तो अगर मैं बात करूं एक रेक्टेंगुलर सेक्शन है जिसकी हाइट जो है वो 110 है और जो विड्थ है वो कितनी दी गई है 10 दी गई है। इसी तरीके से जो सेक्शन 1 है उसकी विड्थ कितनी दी गई है 40 mm और ये कितनी दी गई है 10 दी गई है 10 mm दी गई है। आगे बात समझ में, तो मुझे क्या करना होगा, रेगुलर जो सेक्शन जो अभी रेगुलर प्लेन की सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट हम लोगों ने देखा था कहां पर लाई करती है, उस हिसाब से पहले में इसकी इस पर्टिकुलर अलग अलग सेक्शन की सेंट्रॉइड निकाल लूं। अगर मैं उसकी पर्टिकुलर सेक्शंस की अलग अलग सेंट्रॉइड निकाल लूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि इस पूरा क्षेत्रफल उसी बिंदु पर लाई करेगा और जब वो बिंदु हमको मिल जाएगी तो हमको क्या करना होगा, उसके पर्टिकुलर सेक्शन के सेंट्रॉइड की दूरी एक्सिस से लेनी होगी। जैसे अगर मैं बात करूं, आपको एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा, इसलिए हम लोग पहले एग्जांपल ही देखते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं सेक्शन 1 की, इस सेक्शन 1 की सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंट्रॉइड कहां पर होगी, ये 40 mm दिया गया है। मैं इसको बाहर लिख देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं 1 यहाँ। आगे बात समझने, और ये जो है सेक्शन, ये कौन सा सेक्शन है 2। तो इसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंट्रॉइड निकालना हमें सीखना होगा। रेगुलर प्लेन जो भी इमेज हम लोगों ने याद रखी है, ये 40 mm दी गई है, वो कितने पर होता था b/2 h/2 रख लेते हैं। तो ये 40 टोटल है, ये कितना हो जाएगा 20 पर हो जाएगा। और हाइट टोटल 10 है, कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। यानी यहां से ये दूरी कितनी होगी 20 mm और ये दूरी कितनी होगी 5। ये 20 होगी और ये कितनी होगी, हाइट इसकी कितनी होगी 5 होगी। आगे बात समझ में। दूसरा, अगर मैं दूसरे सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड निकालूं, मैं भी सेंट्रॉइड की बात कर रहा हूं, प्लेन की बात कर रहा हूं, तो कहां पर होगी, टोटल कितना था 110। आगे बात हमने उसका हाफ करो कितना होगा 55। यानी मैं ऊपर से या यहां से क्या करूं 55 निकालू, मैं ऊपर से ले लेता हूं 55 यहां पर होगी। और चौड़ाई टोटल विड्थ कितनी दी गई है 10 mm की, उसका आधा करोगे कितना होगा 5। यानी कि ये दूरी, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, मैं निकाल लूं तो कितना होगा, अभी मैं निकाल लेता हूं। ये हो जाएगा, इसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, x कोऑर्डिनेट कितना होगा 5 होगा। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मैं यही कहने वाला था, y कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे हमेशा एक्सिस से दूरी लेनी होगी। जो हमें आघूर्ण कहां से लेना है, एक्सिस से आघूर्ण लेना है। तो जो भी इसकी दूरी हम लोग निकालेंगे वो सदैव कहां से निकालेंगे, एक्सिस से निकालेंगे। तो पहले सेक्शन की मैं कंप्लीट कर लेता हूं, पहले सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए या सेंट्रॉइड के लिए x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी x1 की वैल्यू हम लोग हमेशा कहां से लेते हैं, y एक्सिस से लेते हैं, तो कितनी हो जाएगी 20। और y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं इसकी जब एक्सिस से दूरी लेंगे, x एक्सिस से दूरी लेंगे तो कितना हो जाएगा 5 mm, यानी कितना हो जाएगा 5। इसी तरीके से अगर मैं x2 की बात करूं, हमेशा जब भी किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग निकालते हैं तो
तो x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हम लोग दूरी कहां से लेते हैं, y एक्सिस से, और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए दूरी कहां से लेते हैं, x एक्सिस से। आगे बात सुनने, तो यहां पर मुझे x2 चाहिए है, यानी x कोऑर्डिनेट चाहिए है, तो मुझे दूरी कहां से लेनी होगी, y एक्सिस से दूरी लेनी होगी। कितना हो जाएगा, टोटल कितना था, 10 था, कितना हो जाएगा, आधा करोगे तो 5 mm। लेकिन अगर मैं y2 की बात करूं, अब यहीं पर समझने वाली ये बात है कि y2 का कोऑर्डिनेट हम लोग कैसे निकालेंगे। हमेशा दूरी हमको किससे लेनी है, एक्सिस से लेनी है। जब मैं इस पर्टिकुलर सेक्शन 2 में था, जब मैं इस 2 में था तो हमको मिला था 55, लेकिन क्या ये 55 इस एक्स एक्सिस से दूरी है, नहीं है ना। ये 55 दूरी जो है वो यहां से दिया गया है जहां पर सेक्शन फर्स्ट खत्म हुआ है। अगर मैं एक्सिस से बात करूं तो एक्सिस से दूरी कितनी हो जाएगी, ये इतना 55, और इसमें 10 भी तो ऐड करना होगा, क्योंकि ये दूरी हम लोग 10 के बाद से लिए हैं, 10 mm के बाद से लिए हैं। तो अगर हमको एक्सिस से दूरी लेनी होगी तो हम लोग कितना लेंगे, 10 ये है प्लस 55, ये 1 and 10 था, तो कितना हो गया 55, यानी कितना निकल के आया, 65 निकल के आया। और बस अगर मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं तो हमको कौन सा फार्मूला लगाना है, आघूर्ण विधि लगाना है। आघूर्ण विधि क्या कहता है कि सारे एरिया का आघूर्ण ले लो और फिर सारे एरिया से क्या कर दो, टोटल एरिया से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यानी अगर मैं बात करूं सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट, अगर मैं सेंट्रॉइड के x कोऑर्डिनेट की बात करूं तो वो कितना होगा, a1x1 प्लस a2x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। आगे बात सुनिए, और अगर इसी तरीके से मैं y कोऑर्डिनेट निकाल लूं तो कितना होगा, a1y1 प्लस a2y2 अपान a1 प्लस a2। आगे बात सुनिए, आप वैल्यू रख लो, पुट कर लो, ये कितना है 400 इंटू x1 कितना है 20, ठीक है, प्लस a2 कितना है 1100 इंटू x2 कितना है 5 डिवाइडेड बाई 400 प्लस 1100। वैल्यू जब आप इसको निकालोगे तो निकाल लेते हैं हम लोग, ये कितना हो जाएगा, मैं वैल्यू डायरेक्ट पुट कर देता हूं, आप लोग निकाल लो। जो हमको x कोऑर्डिनेट, पहले मैं इसकी ये वैल्यू लिख लूं, a1 कितना है 400 इंटू 5 प्लस 1100 इंटू y2 निकाल लेते हैं, कितना है 65 डिवाइडेड बाई 400 और प्लस 11। आगे बात समझ, अगर मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दूं, आप लोग खुद से सॉल्व करो। अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं तो ये वैल्यू जो आई है वो आई है 9 mm, और ये जो वैल्यू आई है वो आई है 49 mm। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी यल सेक्शन की सेंट्रॉइड को निकालते हैं। आगे बात सुनिए, आगे हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसे कंपोजिट सेक्शन की जो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर वो किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड के इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट को हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं किसी ऐसे कंपोजिट सेक्शन की जो किसी एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। और हम लोग सिमेट्रिकल एक्सिस थ्योरम से जानते हैं कि अगर कोई कंपोजिट सेक्शन या कोई भी सेक्शन अगर किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो उसकी सेंट्रॉइड का एक कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस पर क्या करेगा, स्थित होगा। जैसे यहां पर एक एग्जांपल जो दिया गया है, मैंने एक आई सेक्शन दिया है जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं है, जिसकी ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे इस वर्टिकल एक्सिस के अबाउट ऐसे आधे पर से मोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, ये अपने दूसरे वाले पोर्शन को क्या कर लेगा, पूरी तरीके से कवर कर लेगा।
और अगर पूरी तरीके से कवर कर लेगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये सेक्शन इस एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। और अगर सिमेट्रिकल है तो हम लोग सिमेट्रिकल एक्सिस थ्योरम में पढ़े हैं कि इसके सेंट्रॉइड का एक कोऑर्डिनेट इसी एक्सिस पर क्या करेगा, लाई करेगा। ये जो एग्जांपल दिया गया है, इस एग्जांपल में जो वाई एक्सिस है वो इसके इसी बीचों बीच जो वर्टिकल एक्सिस गई है उसी एक्सिस पर स्थित है। यानी अगर मैं बात कर लेता हूं इस सेक्शन की, तो ये सेक्शन इस एक्सिस यानी वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। अगर मिड वाले एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है और मिड वाली एक्सिस पर ही जो है वाई एक्सिस है, तो यानी कंफर्म है ये वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। और अगर वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो कंफर्म है कि इस दिए गए कंपोजिट सेक्शन की सेंट्रॉइड का एक कोऑर्डिनेट यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसी एक्सिस पर स्थित होगा और वाई एक्सिस पर स्थित किसी भी बिंदु का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है, 0। यानी यहां पर इस दिए गए पिंड के लिए अगर मैं डायरेक्ट एक्स बार की बात करूं तो वो कितना दिया गया है, 0। आपकी बात सुनिए, यानी मुझे निकालना क्या है, मुझे केवल वाई बार निकालना है, यानी दिए गए सेक्शन के सेंट्रॉइड का केवल वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। आगे बात सुनिए, तो अगर ये भुजा और ये भुजा दोनों सेम होती, अगर दोनों सेम होती तो इसके जो मिड एक्सिस है इसके बीचों बीच से अगर मैं एक क्षैतिज रेखा खींच देता तो क्या होता, तो ये इसके अबाउट सिमेट्रिकल हो जाती और मैं यहां एक्सिस से इसकी दूरी निकाल लेता और वही उसका क्या हो जाता, वाई कोऑर्डिनेट हो जाता। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पर ये इस मिड वाले होकर जाने वाले क्षैतिज एक्सिस के अबाउट हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। और अगर नहीं है तो हमें आघूर्ण विधि द्वारा इस दिए गए सेक्शन का वाई कोऑर्डिनेट निकालना होगा। आगे बात सुनिए, तो चलो यहां पर 3 सेक्शन है, मैं मान लेता हूं पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा नीचे से पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में इसका वाई कोऑर्डिनेट मैंने इस सेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल, इसके सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट पता चल गया 0। अब हमको फालतू का कैलकुलेशन नहीं करना, हमको केवल क्या निकालना है, वाई कोऑर्डिनेट निकालना है। इस बात में हम लोग केवल वाई कोऑर्डिनेट का ही क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट निकला हुआ है कितना, 0, क्योंकि वो वाई एक्सिस पर स्थित है और इस नाते वाई एक्सिस पर अगर स्थित है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। अब वाई कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले A1 निकाल लें। A1 कितना दिया गया है, 200 इंटू 20 कितना हो गया, 4000, ठीक है। कितना, mm स्क्वायर, अगर मैं बात करूं A2 की तो A2 कितना हो जाएगा, 160 इंटू 20 कितना हो जाएगा, 3200 mm स्क्वायर। अगर मैं बात करूं A3 की तो A3 कितना होगा, 120 इंटू 20 2400 mm। अब मुझे तीनों एरिया के वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा, इन तीनों पर्टिकुलर सेक्शन के सेंट्रॉइड का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए होगा। अगर मैं इस पहले पर्टिकुलर सेक्शन की बात करूं तो इसका y1 कितना हो जाएगा, निकाल लेते हैं। टोटल कितनी दी गई है, 20। हम लोग इमेज में देख चुके हैं कितना होता है, b/2 इंटू h/2 करना है तो कितना हो जाएगा, 20/2 यानी कितना हो जाएगा, 10 mm। अगर मैं बात कर लूं y2 की, y2 के लिए पहले तो ये 120 हमको ऐड करना है क्योंकि एक्सिस से दूरी हमको निकालनी है। टोटल हाइट कितना दिया गया है, 160, उसके आधे पर होगा यानी कितने पर होगा, 80 पर। लेकिन वो 80 डिस्टेंस कहां से होगी, जहां पर ये पहला सेक्शन खत्म हुआ है। आगे बात सुनने, तो यहां से 80 होगी, लेकिन एक्सिस से कितना होगा, एक्सिस से दूरी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, इस 20 को भी क्या करना होगा, ऐड करना होगा। यानी दूरी कितनी हो जाएगी, 20 प्लस
अब 160/2 यानी कितना हो जाएगा 80, कितना आ गया 100 mm। अगर इसी तरीके से मैं y3 निकाल लूं तो y3 कितना हो जाएगा, y3 निकालने के लिए कितना हो जाएगा 20 + 160, आगे बात समझ में। और प्लस कितना करना होगा, ये टोटल 20 है, इसका आधा लेना होगा कितना +10, कितना हो जाएगा 190। इस तरीके से हम लोग क्या निकाल लेंगे y1, y2 और y3। और जब हमको y1, y2 और y3 की वैल्यू निकल जाएगी तो हमको क्या करना है, आघूर्ण विधि लगाना है। आघूर्ण विधि लगा लेंगे तो y बार = कितना हो जाएगा a1 y1 प्लस a2 y2 और प्लस a3 y3 अपान टोटल एरिया। टोटल एरिया कितनी है a1 प्लस a2 प्लस, आगे बात समझ में। वैल्यू जब अगर मैं पुट कर दूं तो a1 कितना है 4,000 इंटू y1 कितना 10 प्लस a2 कितना है, a2 है 3200 इंटू 100 प्लस a3 कितना है 2400 इंटू 190 अपान कितना हो जाएगा, टोटल एरिया से डिवाइड करना है, यानी हमको ऐड करना है 4000 प्लस 3200 प्लस 2400। जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये आप लोगों को खुद करना है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू है वो आएगी 85 है। कितनी आएगी 85। आप लोग खुद से कर सकते हो, यानी कंफर्म होगी कि अगर मैं इसके सेंट्रॉइड की वैल्यू निकालना चाहूं तो इसके लिए कितना हो जाएगा 0 और इसके लिए कितना हो जाएगा 85, यानी सेंट्रॉइड की वैल्यू कितनी आएगी 0,85। आगे बात समझ में। तो इस तरीके से अगर कोई भी दिया गया सेक्शन किसी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो आपको तुरंत क्या करना है, आपको उसका एक कोऑर्डिनेट उसी एक्सिस पर रख देना, जिस एक्सिस के अबाउट वो क्या होगा सिमेट्रिकल होगा। आगे बात समझ में। तो आगे हम लोग अब ऐसे सेक्शन की बात करेंगे जिसमें से बीच में से कोई एरिया क्या कर दिया गया हो, काट के निकाल दिया गया। हम किसी ऐसे कंपोजिट सेक्शन की बात करेंगे जिसमें बीच में से कोई एरिया क्या कर दिया गया होगा, काट के निकाल दिया गया होगा। आगे हम एक ऐसे सेक्शन की बात करने वाले हैं, एक ऐसे प्लेन की बात करने वाले हैं जिसमें से एक समलंब में से क्या हुआ है, एक हाफ सर्कल, एक अर्धवृत्त काट के क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। हमें एक ऐसे प्लेन का सेंट्रॉइड चाहिए होगा जो एक समलंब कार है, लेकिन क्या होगा उसके समलंब, उस समलंब में से एक हाफ सर्कल काट के निकाल दिया गया। ऐसे सेक्शन को करने के लिए पहले हमको भी वही करना फिर से होगा, फिर से हमको आघूर्ण विधि ही यूज करनी है। बस करना क्या होगा कि हम लोगों को जो हम लोग क्षेत्रफल का आघूर्ण लेते थे, हमें उसका योग करने के बजाय क्या कर देना होगा, घटा देना होगा, माइनस कर देना होगा। जैसे अगर मैं एग्जांपल करूं, मैं एक समलंब प्लेन की बात कर रहा हूं जिसकी एक ऊपर वाली भुजा कितनी है, छोटी वाली भुजा 6 mm और बड़ी वाली भुजा कितनी है 9 mm। इसमें से एक हाफ सर्कल क्या कर दिया गया है, काट के निकाल दिया गया है। ऐसे सेक्शन का मुझे केवल y कोऑर्डिनेट चाहिए है, x कोऑर्डिनेट आप लोग बता सकते हो कितना हो सकता है 0। क्यों 0 हो सकता है, क्योंकि कंफर्म है कि ये जो है y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिकल है। तो हमें क्या निकालना है, केवल इसका y कोऑर्डिनेट निकालना है। y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए पहले हम लोग क्या कर लें, a1 निकाल लें, a2 निकाल लें, y1 निकाल लें और क्या निकाल लें, y2 निकाल लें। ये 4 पॉइंट्स हमको क्या कर लेने हैं, निकाल लेते हैं। मैंने मान लिया कि जो पहला सेक्शन है वो मेरा समलंब है और जो मेरा दूसरा सेक्शन है वो क्या है, हाफ सर्कल है, जिसको काट के क्या कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। आगे बात सुनिए, तो a1 निकालें, समलंब का क्षेत्रफल कितना होता है a प्लस बी इंटू एच बाई बड़ी भुजा, छोटी भुजा कितनी है 6 प्लस 9। हाइट कितनी दी गई है, सॉरी हाइट जो है वो दी गई है 4 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर, सॉरी सारी जो है हाँ सेंटीमीटर में दिए गए हैं सारी दूरियां। तो ये 6 + 9 इंटू क्या करते हैं हम लोग 4/2, यानी ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा 6 9 15 दूनी 30, यानी कितना हो जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात सुनिए, ऐसे ही अगर मैं A2 निकाल लूं तो पाई आर स्क्वायर क्या होगा, एक फुल सर्कल का एरिया, हाफ सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। जब मैं इस वैल्यू को निकाल लूं, ये पाई है, ये दिया गया है 3 का स्क्वायर, कितना दिया गया है रेडियस इसका कितना दिया गया है 3 सेंटीमीटर। तो जब मैं इसको 3 का स्क्वायर बाई 2 कर दूंगा तो ये जो वैल्यू आ रही है, ये वैल्यू आ रही है 14.13 सेंटीमीटर, 14.13 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमको क्या करना है, हमको y1 की वैल्यू निकालनी होगी। इमेज में अगर आप लोग इमेज को अभी याद ना किए हो तो क्या कर लेना है आप लोगों को, आपको जब वीडियो में इमेज आए तो आपको इसका स्क्रीनशॉट खींच लेना है और आपको क्या कर लेना है उसको रट डाउन। आगे बात सुनिए कि इस समलंब के जो सेंट्रॉइड का y कोऑर्डिनेट होता है वो होता है 2a + b अपान a + b इंटू h/3। आगे बात समझिए 2a + b अपान a + b इंटू h/3। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसकी वैल्यू को निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 2 × 6 + 9 अपान 6 + 9 इंटू 4/3। जब हम लोग ये वैल्यू निकाल रहे हैं, मैं आपको कैलकुलेशन खुद से कर सकते हो, वैल्यू जब मैं निकालूंगा मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, टाइम लगेगा। ये आया है 1.86 सेंटीमीटर, सॉरी मैं यहां लिख देता हूं 1.86 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, y2 की वैल्यू निकालनी है। y2 कितना होता है, अगर मैं y2 की बात करूं तो वो होता है 4r/3। कितना होता है 4r/3। वैल्यू रख लेता हूं 4 × 3/3 पाई। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ रही है, मैं अगर उसको डायरेक्ट लिख दूं तो वो होगा 1.27 सेंटीमीटर। आगे बात, अब करना क्या है, जब भी किसी ऐसे कंपोजिट सेक्शन की बात मैं करूंगा कि उसमें से कोई एरिया पर्टिकुलर एरिया काट के निकाल दिया गया होगा, तो जो हम लोग फार्मूला लगाते थे y बार बराबर a1y1 प्लस a2y2, यहां पर लोग क्या करते थे प्लस करते थे। लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर एरिया काट के निकाल दिया गया है तो वहां पर वो साइन क्या हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, यानी यहां पर क्या होगा a1y1 माइनस a2y2 अपान a1 आगे बात सुनिए, सारी वैल्यूज दी गई है। अगर आप a1 निकाल लो तो a1 कितना है 30, y1 कितना दिया गया है 1.86 माइनस ये एक है, a2 कितना दिया गया है 14.13। आगे बात सुनिए, और माइनस का सॉरी मल्टीप्लीकेशन है इंटू y2 कितना दिया गया है 1.27 डिवाइडेड बाई आपको क्या करना है डिवाइडेड बाई आपको a1 माइनस a2, यानी 30 माइनस 14.13। आगे बात सुनिए, तो जब आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.38, y बार इक्वल्स टू 2.38 सेंटीमीटर। तो बस इसी तरीके से अगर कोई कंपोजिट सेक्शन दिया गया हो और उसमें से कोई पर्टिकुलर एरिया काट के निकाल दिया गया हो तो आपको ऐड ना करके क्या कर लेना है सब्सट्रैक्ट कर लेना है, और इस तरीके से हम लोग उस कंपोजिट सेक्शन की सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट क्या कर सकते हैं निकाल सकते हैं। तो इस चैप्टर में यही इतना था, आज की वीडियो में भी बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप पर्टिकुलर आगे भी निरंतर पढ़ना चाह रहे हो तो इस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए